तो फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रिकॉर्डिंग क्लोज हो गई थी, तो हम इसको बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। जो इसका राइट आंसर क्या है, तो वो क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है ना, एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारा एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में, कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। देखिए, आप ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है ना। एक राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्य निम्नलिखित में कौन कौन से हैं। मानव अधिकार आयोग का क्या काम है फ्रेंड्स, जहां भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है वहां पे वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। चलिए, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध का जिम्मा लेना और शोध को प्रोत्साहित करना करेक्ट है, ठीक है ना। कैदियों की दशा को जानने के लिए जेलों का भ्रमण करना, ये भी कर सकते हैं। पीड़ित द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत याचिका के आधार पर जांच पड़ताल करना कर सकता है मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वयं, उल्लंघन होने पर अपने स्वयं की पड़ताल पर जांच करना तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन 1 2 3 4 ये तीन के तीन चारों करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए, सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति, ठीक है ना, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, संसद उपबद द्वारा घोषित किसी भी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर उन्मुक्त दिवालिया हो, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया होगा तो वो सदस्य योग्य नहीं रह जाएगा, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन टू हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई, तो एंटी डिफेक्शन लॉ द्वारा उसे अयोग्य ठहराया गया हो, ये भी हमारे आंसर के ऑप्शन में होना चाहिए। तो 2 3 विक्षिप्त दिमाग वाला ये भी होना चाहिए, ये भी अयोग्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे कौन से ऑप्शन में 2 3 4 है, ठीक है ना, ऑप्शन बी में। अब देखिए ऑप्शन ए, अब ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि 2 3 4 तो है, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। लेकिन आप ऑप्शन वन भी देख लीजिए। भारत सरकार अथवा किसी राज्य के अधीन कोई लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, संसद उपपद द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई भी लाभ पद का पद धारण करके रखा है, ठीक है ना, तो आप उस समय संसद का सदस्य नहीं चुने जा सकते। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। Which one of the following statement about the Indian Post Payment Bank is correct? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईआईबीपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, करेक्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो आईपीपीबी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह कार्य करता है। इट्स स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन बाय एस्टेब्लिशिंग 2 पायलट ब्रांचेस एट हैदराबाद एंड वाराणसी। इसका जो 2 पायलट ब्रांच है वो हैदराबाद एंड वाराणसी में, एक ऑप्शन से ये गलत है, तो ये जो ऑप्शन 2 है वो रॉन्ग है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन ओनली, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हिंदी वाले सेक्शन में चलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से, हाँ ये हमने कर लिया है। अगले प्रश्न पर, भारत सरकार ने अनुदान के रूप में अफगानिस्तान को, 2017 की बात है, करंट का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको लीव करेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल की बात कर रहा है, करंट का क्वेश्चन इसलिए हम इसको लीव करेंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है ना। तो अगर आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम अधिकतम आयु कितना होनी चाहिए, 65 वर्ष के बाद आप इससे नहीं जुड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए,
विनिमय व्यापारिक निधि ईटीएफ के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। ईटीएफ के बारे में, ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, याद रखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज नॉट करेक्ट। तो ईटीएफ के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह एक पुण्य सुरक्षा, यह एक पुण्य सुरक्षा है, मतलब ये एक इकोनॉमी का क्वेश्चन फ्रेंड्स इंग्लिश में ही देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड नहीं समझ में आते। इट इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, करेक्ट है। जो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो एक सिक्योरिटी है। इट इट्स एक्सपीरियंस प्राइस चेंजेस थ्रू आउट द डे, ठीक है ना, ये भी सही है, क्योंकि देखिए ईटीएफ एक ऐसा फंड है जिसमें कंप्लीट डे में इसका प्राइस, इसका कीमत चेंज होता रहता है। इट टिपिकली है जो लोअर डेली लिक्विडिटी एंड हायर फीस देन म्यूचुअल फंड शेयर्स, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है। क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा डाउट है। इट टिपिकली हैज लोअर डेली लिक्विडिटी एंड हायर फीस देन म्यूचुअल फंड, बोल रहा है कि लोअर लिक्विडिटी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ईटीएफ की लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसका प्राइस पूरे डे चेंज होता रहता है। तो आप किसी भी समय आप अपने सुविधा के अनुसार इसको इसको सेव कर सकते हो, ठीक है ना, इसको खरीद सकते हो। तो इसकी जो लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, तो ये जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और यही हमें फाइंड करना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। एन ईटीएफ डज नॉट हैव इट्स नेट एसेट वैल्यू, ठीक है ना। देखिए ईटीएफ की नेट एसेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है पूरा दिन चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी नेट एसेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा साइंस वाला सेक्शन आ गया फ्रेंड्स, है ना। चलिए, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। तो देखिए हमेशा जो शरीर में ऐंठन आएगी वो किसके संचयन से ऐंठन आती है, वो लैक्टिक एसिड के संचयन से ऐंठन आती है, ठीक है ना। चलिए, प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्ग वर्गों में त्रिकोष्ठी हृदय होता है, ठीक है ना। तो कौन से प्राणियों में त्रिकोष्ठी, उभयचर, उभयचर मतलब जो अम, पानी और बाहर दोनों रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं, उभयचर और सरीसृप, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लसिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें फाइंड करना है लसिका के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है, रक्तस्राव के कारण लसिका बनती है। देखते हैं फ्रेंड्स इसका। लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी होती हैं, रक्त परिसंचरण द्वारा भी लसिका परिसंचरित की जाती है। लसिका केवल हार्मोन को ले जाने का कार्य करती है, ठीक है ना। जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लसिका कोशिकाओं में से रक्त के स्राव के कारण बनती है। लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी होती है, तो गलत है, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण द्वारा भी लसिका परिसंचरित की जाती है। ओके, एंड लसिका केवल हार्मोन को ले जाने का कार्य करती है। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं, ठीक है ना। 48, अच्छा लसिका मीन्स लिम्फ होता है, ठीक है ना। तो अगेन फ्रेंड्स इसके आंसर में मेरे को डाउट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसको गूगल करके आप इसका आंसर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची, इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, जोन दिया हुआ है, और यहाँ पे मुख्यालय दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे हमारा क्या है, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, तो कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे, तो कौन सा शहर जो पश्चिम में है, जैसे मध्य प्रदेश के एरिया में है, तो वो जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा और सी का 2, ए का फोर ओके, और सी का 2, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान
यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं, ठीक है ना। देखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भी विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। सुंदरवन पहले ही घोषित किया जा सका था, काजीरंगा भी घोषित किया गया था। रणथंभौर को छोड़कर ये तीनों हमारे राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए हैं, ठीक है ना। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना, 1, 2 एंड 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है, पूरब से पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट। तो इधर से हमको इधर जाना है, ठीक है ना। और ये सब क्या है, हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं, गंडक, कोसी, घाघरा और गोमती। जिसका राइट क्रम है फ्रेंड्स वो क्या है, सबसे पहले हमारी कोसी नदी आती है जो बिहार में पड़ती है, ठीक है ना। बिहार में सबसे पहले कोसी नदी आती है, उसके बाद आता है हमारा गंडक नदी, केवल इतना। तो ठीक है ना, इतना पता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। करेवाक्स जो बालू, मृतिका, दोमट, सिल्ट और गोलास का सरोवारी निक्षेप है, में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जा सकती। तो जो मिट्टी का टाइप है करेवास में, किस प्रकार की किस फसल की खेती नहीं की जा सकती, तो लिंगनट की खेती करेवास मिट्टी में नहीं की जा सकती, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। तो देखिए, बहुत ही सिंपल और कॉमन आई कॉमन IQ पे बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिमालय पर कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है ना। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है। तो देखो, अगेन अगर आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में उसकी आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी प्रतिशतता अधिकतम है। तो जैसे जब भी आप मिजो पढ़ते हैं, मिजोरम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक वर्ड आता है मिजो जनजाति। तो मिजोरम में सबसे अधिक जनजाति है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। आयतन की प्रतिशतता मतलब किसका आयतन सबसे ज्यादा है वायुमंडल में, उसके अनुसार हमें क्या करना है, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। देखिए जो आर्गन है, ठीक है ना, आर्गन का जो प्रतिशत है सबसे कम है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कम है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा आपका नियॉन है, फिर उसके बाद हीलियम आता है, फिर हमारा नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है ना। तो दिया जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे कम क्या है, आर्गन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, साइंस का क्वेश्चन है, किसी द्रव का दाब गहराई h के साथ इस व्यंजक के रूप में परिवर्तित होता है जहां p उस द्रव का घनत्व है। देखिए अगर दाब की बात हो रही तो आपने नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ या एट्थ क्लास में पढ़ा होगा पास्कल का दाब के लिए। अगर लिक्विड के लिए, लिक्विड प्रेशर की बात की जा रही है तो वहाँ पे कौन सा रूल लगता है, पास्कल का नियम, ठीक है ना। न्यूटन नहीं लगेगा, आर्कमिडीज नहीं, आर्कमिडीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बर्नौली का कॉन्सेप्ट जो फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो दाब का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश भाषा में दिया गया है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी या किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम होती है तो। चलिए, तांबे के एक तार जिसकी लंबाई l है, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन बड़ा है तो उसको देख के घबराना नहीं, उसका आंसर काफी छोटा होगा, ठीक है ना। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, में से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तार से क्षय हो रही शक्ति P है। यदि हम समान विमाओं वाले एक एल्यूमिनियम का तार ले लेते हैं, देखिए अभी तक हमारे पास था वो तांबे का तार था। तांबे के तार की चालकता आपको पता है एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, मतलब तांबे के तार में ज्यादा करंट फ्लो होगा, एल्यूमिनियम में कम करंट फ्लो होगा। कम करंट फ्लो हो रहा है मतलब इसमें करंट का हास्य हो रहा है, ठीक है ना। तो क्षय हुई शक्ति होगी, तो जो क्षय हुई शक्ति होगी वो ज्यादा क्षय होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा क्षय होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए काफी सिंपल था।
राष्ट्रीय जल अकादमी NWA के नेशनल वाटर अकेडमी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो NWA का प्राथमिक उद्देश्य जल संसाधन नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र और राज्य संगठनों के सेवारत अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करना है, ये करेक्ट है। NWA का मुख्यालय दिल्ली में स्थित, गलत है। NWA का एक मुख्यालय दिल्ली में स्थित नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सो ऑप्शन ए इसका। NWA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ए है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में राज्यों में निम्नलिखित में किस समूह में एक अग्रगामी निवेश के रूप में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन ICZM, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा ICZM है वो किससे जुड़ा है, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा तटीय क्षेत्र परियोजना को, एकीकृत तटीय क्षेत्र परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, तो कौन सा स्टेट हमारा, गुजरात है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गुजरात यहाँ से है, फिर आपका उड़ीसा यहाँ पे है, फिर पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ICZM के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ पर संबंधित तटीय राष्ट्रों का एक अनन्य अधिकार निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा रॉन्ग है, हमें ये फाइंड करना है। महासागरीय निक्षेपों के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण और दोहन, समुद्री जल ऊर्जा, मत्स्य ग्रहण महाग्यारी, सही समुद्री जीवों का दोहन। तो फ्रेंड्स अगेन मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी जियोग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जियोग्राफी हमारे EPFO का पार्ट नहीं है, तो जो भी जियोग्राफी क्वेश्चन है हम उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सुबह से शाम के वक्त हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। सुबह से शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इस अवलोकन के लिए क्या जिम्मेदार घटना है। तो देखिए जब सूरज अस्त होता है, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है, वो पृथ्वी से काफी दूर चला जाता है, पृथ्वी से काफी अपोजिट पोजीशन में होता है, इसलिए केवल केवल फाइनल प्रकाश प्रकाश का जो फाइनल तरंग दैर्घ्य है वही केवल हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ना कोई प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ना अपवर्तन हो, ना प्रकीर्णन हो रहा है। ये किसी कारण हो रहा है, केवल प्रकाश का छितराव के कारण, मतलब प्रकाश कंप्लीटली पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इसके कारण लालिमा दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तांबे के बने हुए धात्विक तारों की लंबाइयां समान है, लेकिन पहले तार की त्रिज्या दूसरे तार की त्रिज्या से आधी है। पहले तार का प्रतिरोध R है, यदि दोनों तारों को एक साथ श्रेणी में लगाया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है ना। देखिए आप आपके पास दो प्रतिरोध का तार है, एक का R है और दूसरे का क्या R है, दूसरे का R क्या बोल रहा है कि दूसरे तार की त्रिज्या पहले की दूसरे तार की सॉरी जो पहले तार की त्रिज्या है वो दूसरे की आधी है, ठीक है ना। देखिए जो हमारा प्रतिरोधकता होती है वो किस, R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी त्रिज्या के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, ये मतलब एरिया, तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर इसका जो एरिया आधा होगा, अगर आप इसके एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तार क्या होगा, एक बेलन की संरचना होगी, ठीक है ना। अब इसके एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया मतलब वो दो चीज का कंडक्ट करेगी, सॉरी दो यूनिट इसके पास होगी, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, बेलन का एरिया नहीं निकाल, बेलन का हम या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं या तो आयतन निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स इसको, ठीक है ना। वैसे अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें साइंस एक इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए काफ़ी डीप लेवल में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए उष्मा हानि इज इक्वल टू उष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। तो देखिए कैलोरी मिथ का कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोलता है, अगर यहाँ पे अगर एक कोई गर्म वस्तु है, ठीक है ना, और एक ठंडी वस्तु है, अगर इससे उष्मा हानि होती है तो ये क्या, अगर ये दोनों कांटेक्ट थर्मल इंटरेक्शन में है तो क्या होगा, इससे उष्मा में वृद्धि होती है, या इससे उष्मा हानि हो रही तो आपके वातावरण में उष्मा की वृद्धि होगी, ये कैलोरी मिथ का सिद्धांत बोलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व कैल्शियम का समभारिक
जैसा ही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है समभारिक मतलब जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, देखिए किसका द्रव्यमान संख्या समान हो रहा है। अगर आप 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बाकी आप किसी को जोड़ लीजिए, किसी का भी आंसर 40 नहीं आ रहा, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो देखिए क्लोरीन से कठोरता कम की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पानी को शुद्ध किया जाता है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 और 2, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पत्र पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती। एक कंपाउंड में कौन सी विशेषता नहीं होती। संगठन चर परिवर्तनशील होता है। संगठन चर, देखिए इसे कहने का मतलब है, देखिए कंपाउंड कब बनता है, जैसे दो हमारे एलिमेंट है, जब दोनों एलिमेंट को एक बार हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। अब दोनों एलिमेंट को आपने मिक्स कर दिया तो कभी चेंज नहीं होंगे, क्या बोल रहा है, संगठन चर परिवर्तनशील होता है। मतलब बोल रहा है कि इसके जो कंपाउंड है, जिनसे जो हमारा कंपाउंड जिनसे जिन एलिमेंट से बना होता है वो चेंज होता रहता है। चेंज नहीं होता फ्रेंड्स, चेंज नहीं होता। जो एक बार आपने बना दिया है जिसको मिक्स करके तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कथन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोटोग्राफर के फ्लैश से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है, निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जो हमारा जो फोटो खींचते समय एक आपने देखा होगा कि एक लाइट शो करते रहते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकाश, वो जो लाइट होती है वो किस प्रकाश की उपस्थिति में निकलती है, जिनान, ठीक है ना, याद रखिए जिनान, उस मरकरी में जिनान गैस भरी रहती है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लेकिन देखिए याद रखिए जैसलमेर में उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है शीतकाल के दौरान। कभी कभी न्यूज में रहता है इसलिए मेरे को पता है। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्षा की संगठन संलयन प्रक्रिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोज्य है, ठीक है ना। अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ओके, निम्नलिखित में किस कारण से वायुमंडल में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कब होता है फ्रेंड्स, पहले आप इसके लिए जानना पड़ेगा रुद्धोष्म प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। रुद्धोष्म प्रोसेस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 24 एडियाबैटिक, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पहले पता होने चाहिए। तो आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल या कोई भी वीडियो देख सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इसका मेन रीजन क्या होता है, वायु का प्रसार और संपीड़न। जब भी वायु का प्रसार और संपीड़न दोनों हो रहा है, मतलब दो प्रोसेस हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। प्रसार भी हो रहा है और संकुचन भी हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका अब राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और एक क्लोरोप्लास्ट के भीतर थाइलाकॉइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली कितने तह से गुजरना होता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, 4 परत से इसको गुजरना रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो निम्नलिखित में किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है। तो आप बताइए लाइसोसोम कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो आपका लाइसोसोम बनता है गाल्जी काय में बनता है, ठीक है ना। गाल्जी काय में आपका लाइसोसोम बनता है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था। चलिए अंग भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में देखिए, चलने में कौन सा सहायता करता है, ये सब चलने में सहायता, यूग्लिना फ्लेजम, ठीक है ना, पैरामीशियम के लिए सिलिया, नेरिस के लिए पदाप, और ये गलत है, ठीक है ना, नेरिस के लिए पदाप ये रॉन्ग है, स्टारफिश के लिए नालपाद, ठीक है ना। ये अगेन डीप लेवल का क्वेश्चन, आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गलत है। चलिए प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है, ठीक है। प्राणियों में देखिए कौन से ऊतक में वसा संग्रहित होती है, कि क्लास 9 का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, एपिडोसाइट में वसा संग्रहित होती है। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंध पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक असली मछली है। ये ठीक, ये सब असली मछली नहीं है जो, सॉरी, असली
असली मछली है। तो जो हमारा उड़न मीन है, ठीक है ना, उड़न मीन को असली मछली माना गया है। और इसमें आपको डाउट हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर यूपीएससी ने दिया है वो ऑप्शन डी है। चलिए, अगेन ये सब जियोग्राफी क्वेश्चन, इसलिए इनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जियोग्राफी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुरक्षा फ्यूज की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के परिमाण पर। देखिए, धारा के परिमाण पर तो निर्भर करेगी। अगर आपकी धारा का जो वैल्यू है, परिमाण है, काफी ज्यादा हो गया है, तो उस समय क्या करता है आपका फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज है वो क्या होता है, जल जाता है। इस समय आपका, इससे आपका इक्विपमेंट बच जाता है, ठीक है ना। और धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के रासायनिक, अब देखिए, अगर अगर आपके करंट की वैल्यू बढ़ेगी, उसका परिमाण बढ़ेगा, तो क्या होता है, उस वो जो आपका वायर है काफी ज्यादा हीट हो जाएगा, और हीट के कारण वो वायर क्या होता है, जल जाता है, ठीक है, टूट जाता है। तो ये क्या है, ये धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसमें प्रभाव भी रहता है, तो 2, 3, 4 इसका जो, नो नो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नहीं, रासायनिक प्रभाव नहीं होता। अगर आपका तार जल रहा है हीट होके, तो हीट होके तार जल रहा है तो रासायनिक प्रभाव नहीं होगा, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, धारा का परिमाण और धारा का ऊष्मीय प्रभाव। 3 और 4, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक पिंड जो संतुलन है उस पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता, ठीक है ना। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि आघूर्ण जो होता है हमारा, टार्क होता है हमेशा राउंड करती, जो चीज अगर राउंड कर रही है, मोशन में है, उसी में टार्क लगता है। तो ये सही, और कोई नेट आघूर्ण नहीं होता, ये सही है। किसी पिंड का संवेग, ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स याद याद रखिएगा, अगर कोई पिंड अस्थिर अवस्था में है तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है ना। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा आगे जाके इंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है ना। काफी सिंपल था। 1 नैनोमीटर का मान किसके बराबर है, आप बताइए। आप इसमें गलती कर सकते हो फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर का मान 10 की पावर 9 नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर का मान क्या है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, याद रखिएगा, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल, पूछ रहा है साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम ग्लास प्रिज्म। देखिए, तो साउंड वेव आपको पता है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर, सिल्वर स्लैब प्लेस्ड इन एयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन टेम्परेचर एंड सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर आपको सेल्सियस टेम्परेचर दिया रहता तो आप केल्विन कैसे निकालते, इसमें 273 ऐड करके। तो यहाँ पे कहाँ पे 273 ऐड हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, काफी सिंपल था। वाई इज आर्गन गैस यूज अलॉन्ग विद द टंगस्टन वायर इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना। टंगस्टन वायर में आर्गन गैस क्यों यूज की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ बल्ब, टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, देखिए, आर्गन गैस डालने से कंजप्शन में कोई कमी नहीं आती। टू मेक एमिटेड लाइट, नहीं, कलर्ड इससे नहीं होगा। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बल्ब, कोई कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती। ये तीनों ऑप्शन अननेसेसरी और अब्सर्ड है। जिसका जो हमें हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, which one of the following element is essential for the formation of chlorophyll। क्लोरो, देखिए, पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स, तो वो तत्व याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सोल्यूशन। तो याद रखिएगा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी किसी के साथ डिजॉल्व करके एसिडिक, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका एसिडिक भी दे सकता है और बेसिक भी दे सकता है, ठीक ना, क्योंकि काफी क्रियाशील गैस है। याद रखिए, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CO2 हो जाएगा। ऑप्शन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड, ठीक है। तो देखिए, रक्त में रक्त में पानी की मात्रा नियंत्रित करने के लिए
कौन सा तत्व जिम्मेदार है, तो वो कौन सा तत्व है, पोटेशियम, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन टाइम कीपर, देखिए एटॉमिक क्लॉक में टाइम कीपर के लिए कौन सा तत्व यूज किया था, सीजियम, ठीक है ना, याद रखिए सीजियम करेक्ट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्न पत्र खत्म होता है। अगर आप हिंदी वाला वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 2018 का यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान, यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र का एनालिसिस था। इसके बाद हम 2018 का यूपीएससी के थ्रू पूछा गया मैथ का, गणित के प्रश्न पत्र का एनालिसिस लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 2021 तक के प्रश्न पत्र का, जो सभी प्रश्न पत्र यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। ये हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसके साथ ही हम एक वीडियो ला रहे हैं जो ईपीएफओ के लिए, हमारे पॉलिटी सेक्शन के लिए रिवीजन मैराथन वीडियो होगा, और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, 6 आवर के आसपास वीडियो रहेगा, ठीक है ना। तो बने रहिएगा। सो नेवर गिव अप फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड ऑन। सो थैंक यू। चलते हैं, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और अच्छे से। और अभी मैं आपको टाइम बताना चाहूँगा, 4 बज गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको मोटिवेशन आएगा। सो